सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। 20 सितंबर को पीपल्स पार्टी की तरफ से बुलाई गई एपीसी ने सियासत में हलचल मचाई, लेकिन फिर शोर उठा कि एपीसी पीछे रह गई और नवाज शरीफ की तकरीर बहुत आगे निकल गई। मगर अब सियासत के जहांदीदा और घाक शेख रशीद ने चोरी चोरी मुलाकातों का ऐसा राग छेड़ा है कि लग यूं रहा है कि क्या नवाज शरीफ की तकरीर और क्या एपीसी सब बहुत पीछे रह गए हैं। पर्दा नशीन पर्दे के पीछे जो खुफिया मुलाकातें करते रहे वो राज एक एक करके शेख रशीद खोल रहे हैं। आज ये राज खुला कि मौलाना फजलुर रहमान भी तन्हाई में 1-on-1 खुफिया मुलाकात करने वालों में शामिल हैं। ये सच है कि आर्मी चीफ से मुलाकात करना यकीनन कोई काबिल एतराज बात नहीं। एतराज इस बात पर है सियासी कायदीन ने इसे सबसे छुपा कर क्यों रखा। क्या मुतालबात थे जो सियासी क़यादत खुफिया और 1-on-1 मुलाकातों में करती रही। करप्शन के मुकदमात पीपल्स पार्टी पर भी हैं और नून लीग पर भी। एहतसाब में गर्दन तक फंसी हुई हैं ये पार्टीज। यही हाल दूसरों का भी है। सच ये भी है कि मुलाकाती तो बहुत थे, लेकिन जवाब सबको एक ही मिला कि मावराए आइन और कानून कोई मदद मिलेगी ना ताउन। और फिर इसी जवाब की मायूसी का नतीजा अवाम ने एपी की सूरत देखा, जहां नवाज शरीफ के खिताब ने बाजी उलटने की कोशिश की। मरियम नवाज ने भी इसमें अपना हिस्सा डाला, मगर अब खुफिया मुलाकातों का पेंडोरा बॉक्स खोल कर लगता है शेख रशीद ने सबकी बैंड बजा दी है। दिलचस्प बात यह है कि इन मुलाकातों का इनकार कोई नहीं कर रहा सिवाय मरियम नवाज के, जिन्होंने कहा था कि आर्मी चीफ से नवाज शरीफ के किसी नुमाइंदे ने मुलाकात नहीं की। मगर अब नवाज शरीफ ने खुद ट्वीट किया है जो खुफिया मुलाकातों का एतराफ है। इन्होंने लीगी क़यादत को अस्करी क़यादत से मुलाकातों से भी रोक दिया है। नवाज शरीफ के ट्वीट से लगता है कि दाल में कुछ काला जरूर है। आने वाले दिन अहम हैं। बकौल शेख रशीद इन्हें सियासत के बड़े खिलाड़ी सलाखों के पीछे दिखाई दे रहे हैं। शहबाज शरीफ को आज लाहौर हाई कोर्ट से 4 दिन की मोहलत मिल गई, लेकिन सवाल यह है कि 4 दिन बाद वो कहां होंगे। मनी लॉन्ड्रिंग केस सिर्फ छोटे मियां साहब ही नहीं बल्कि इनके पूरे खानदान के सर पर तलवार बनकर लटक रहा है। ये तलवार किस किस पर गिरती है, आज इस पर भी बात करेंगे, लेकिन पहले शेख रशीद के इंकशाफात और मियां नवाज शरीफ के ताज़ा बात करेंगे। पहले आपको दिखाते हैं कि शेख रशीद साहब ने आज क्या दिया है। मैं नवाज शरीफ साहब से कहना चाहता हूं, आप कहते हैं मैं इमरान खान का मुखालिफ नहीं हूं, आप फौज के मुखालिफ हैं, उस मोदी के साथ हैं, उस रॉ के साथ हैं जिनका एक ही एजेंडा है कि पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया जाए। और ये मुझे इन्होंने चैलेंज किया है, मैं हर शहर में एक लीडर को एक्सपोज करूंगा। तमाम लीडर कमर जावेद बाजवा से 16 की रात को मिले हैं और आज मैंने इल्जाम लगाया है मौलाना फजलुर रहमान उसने भी 1-to-1 मुलाकात की है। एक दफ़ा इनकार करे मैं डेट और जगह बताऊंगा, लाहौर हफ्ते के दिन। और बिलावल साहब ने कल कहा है कि मुझे बुलाओगे तो मैं नहीं आऊंगा, अगर शेख रशीद होगा तो मैं नहीं आऊंगा। ये नहीं कहा कि मैं नहीं जाऊंगा। डेट ऑफ बर्थ निकालो अपनी, तुम पैदा नहीं हुए थे बिलावल। मैं कौमी सलामती का मेंबर था, मैं फॉरेन अफेयर का 4 दफ़ा मेंबर रहा हूँ। मैंने आज कहा है कि पीपल्स पार्टी इस्तीफा नहीं देगी, सिंध से मुस्ताफी नहीं होगी, फजलुर रहमान को मुंह की खानी पड़ेगी। ये सिर्फ मार्च में नहीं चाहते कि इमरान खान सेनेट से अक्सरियत ले। असद खरल साहब, बाबड़ोगर साहब मेरे साथ हैं। खरल साहब, नवाज शरीफ साहब ने ट्वीट भी किया है, उनका ट्विटर हैंडल कौन चला रहा है, अगर मरीम भी चला रही हैं उनकी इजाज़त ही चला रही होंगी। वो कहते हैं जी बाज़ मुलाकातें 7 पर्दों में छुपी रहती हैं, बाज़ की तशहीर करके मानी पहनाए जाते हैं। अब उन्होंने रोक भी दिया है कि जी कोई ना मिले। तो ये खौफजदा हो गए मियां नवाज शरीफ साहब के। इसका मतलब है कि ये तो सारी मुलाकातों के भांडा फूट जाए, क्या क्या उसमें बातें हुई वो ना पता चल जाए। इसलिए अब वो कह रहे हैं कि जनाब अब कोई ना मिले। लेकिन ये तो एतराफ़ है कि माजी में ना सिर्फ मिलते रहे बल्कि इनकी इजाज़त से मिलते रहे। जब ये कह रहे हैं कि बाज़ मुलाकातें जो हैं वो पर्दे में रहती हैं, बाज़ की तशहीर, तो इसका मतलब है इनको पता है कि कौन कौन कब कब इनके कहने पर मिलता रहा। उसामा साहब, ये जो शेख रशीद साहब ने अचानक ये मुलाकातों का भांडा फोड़ना शुरू कर दिया है और जो अब उन्होंने धमकी भी लगा दी है और अब ये डरना भी शुरू हो गया, क्योंकि शेख रशीद साहब आउटस्पोकन है बंदे, सीधी बात करते हैं, लगी लिपटी रखते नहीं हैं। और वो उन्होंने जो कहा है कि मैं अभी उन्होंने कहा कि हफ्ते को भी अगर वो डिनाई करेंगे तो मैं एक एक ही करके सारी बताता जाऊंगा बारी बारी कि कौन कौन जाके रात की तारीकी में दिन के उजालों में कहाँ कहाँ छुप के किस तरह
तरले मिनते टाइम लेके एक तरफ उनको मुलाकातें करते हैं और आवाम को कोई और सबक सुनाते हैं। जो नवाज शरीफ साहब के हैंडल से जो ट्वीट किया गया तो जाहिर बात है या तो उसको डिसऑन कर सकते हैं नवाज शरीफ साहब, उनका माशाल्लाह सोशल मीडिया है, उनका ऑफिशियल है, हाँ, जिसने भी किया है उनकी कॉन्सेंट होगी, नहीं है तो वो डिनाई कर सकते हैं। नंबर एक, नवाज शरीफ साहब ये जो कह रहे हैं ना कि 7 पर्दों में रखी जाती हैं, बाज़ को मानी पहनाए जाते हैं, तो नवाज शरीफ साहब बड़े समझदार हैं, उन्होंने बड़ी बिटवीन द लाइन बात की है, क्योंकि बहुत सारी मुलाकातें उनको पता है कि उनकी कॉन्सेंट से, अच्छा, उनकी आशीर्वाद से, उनके नोटिस में दिए हुए शहबाज शरीफ साहब और उस वक़्त के वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली खान साहब किया करते थे। आपको याद होगा जब ये इक़्तिदार में थे और इक़्तिदार में आने से पहले जब जिला वतनी के बाद ये वापस आए, उस वक्त आप मुलाकातें भी करते हैं, मुलाकातें करवाते भी हैं, फिर आप उसको मुर्दे इल्जाम भी ठहराते हैं। आप मुलाकातें एक्सपोज करने का ये सिलसिला शुरू क्यों होता है? छोटा सा सिलसिला इसलिए शुरू हुआ कि मरियम साहिबा का जो बयान है ना, ज़ुबैर की जो मुलाकात थी उसमें 2 एजेंडे थे। एक 2 दफ़ा मुलाकात की, एपी से पहले मुलाकात की एपीसी से, उस समय वो जो नवाज शरीफ का मैसेज लेके गए थे वो 2 मैसेजेस थे। एक ये कि बेटे जो इश्तिहारी हैं, मियाँ साहब जो इश्तिहारी हैं, इनको रिलीफ दिया जाए, मरियम को बाहर जाने की इजाज़त दी जाए। ये 2 चीज़ें थी। अब बड़े क्लियरली ज़ुबैर साहब को ये मैसेज दिया गया कि जनाब, और ये था कि पीटीआई की गवर्नमेंट से जान छुड़ाई जाए, हम कोऑपरेट करने के लिए तैयार हैं, लेकिन शर्त ये है कि हमसे केस वापस लिए जाएं और मियाँ साहब और मरियम जो है इनसे भी केस उतारे जाएं। जिस पर बड़ा क्लियरली मैसेज दिया गया कि वो गवर्नमेंट आइनी गवर्नमेंट है, अगर आप तब्दील कर सकते हैं तो जाके पार्लियामेंट में तब्दील कर दें उसको। अच्छा। और जो रिलीफ है वो आपको अदालतों से मिलेगा, बड़ा क्लियर मैसेज दिया गया। उस पर इनको ये बात क्लियर हो गई कि अफवाज पाकिस्तान जो है वो इनके लिए अपना रोल प्ले करने को तैयार नहीं है, वो इनके लिए किसी गैर आइनी तरीका इस्तेमाल करने के लिए तैयार नहीं है। उसके बाद रिटेलिएशन में मियाँ साहब ने एपीसी में वो तकरीर की। पहले ज़ुबैर के ज़रिए मैसेज भेजा कि जनाब हमारे साथ कोई बारगेन की जाए, हम पे नज़र करम की जाए। जब वहाँ से साफ जवाब आ गया उसके बाद मियाँ साहब ने एपीसी में वो तकरीर की। अब वो तकरीर आपके सामने है, जिस तरह से फ़ौज को ताड़ा गया, जिस तरह से फ़ौज पे ये इल्ज़ामात लगाए गए, इस्टेब्लिशमेंट का रोल गिनाया गया पॉलिटिक्स में, हालांकि ये सारा रोल तो मियाँ सब खुद प्ले करते रहे। मुझे एक बात बताएं कि आईजीआई किसके खिलाफ बनी थी, किसकी हुकूमत का रास्ता रोकने के लिए बनी थी? यूसरा गिलानी के खिलाफ काला कोट पहन के कौन गया था? वो जो जज जिसको बार बार शहबाज शरीफ, मरियम, नवाज शरीफ जिसको बार बार ये कहते हैं कि जनाब वो जज जिसने मुशर्रफ को आइन में अमेंडमेंट का रोल दिया, वो इनका हीरो था। चौधरी इफ्तिखार इनका हीरो था। उसके लिए उसको जब वो जज नहीं था तो उसको वीवीआईपी प्रोटोकॉल पंजाब में मिलता था, उसके लिए मर्सिडीज गाड़ियां भेजी जाती थी। उसके बाद उसके लिए लॉन्ग मार्च किया गया। जो लॉन्ग मार्च किया था वो किसके साथ मिलके किया था सारी दुनिया को पता है। अब भी इस वक्त भी मैं आपको बता रहा हूँ कि ज़ुबैर साहब नवाज शरीफ और मरियम के कहने पर आर्मी चीफ से मिले थे, उनकी रिक्वेस्ट पर मिले थे। अब आप अंदाजा लगाएं कि अब आप खुद भेजें। हाँ जी, ये तो मरियम ने जो अकेले कहा, इसमें बड़ी ये मानी खेज चीज़ें हैं कि मरियम पहले जब अदालत गई, इस्लामाबाद हाईकोर्ट पेश हुई, तो एक उनके साथ जो पार्टी रहनुमा है उनका भी जम्मे गफीर था। लेकिन फिर जब शहबाज शरीफ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है इस दफ़ा, तो सब शहबाज शरीफ साहब के साथ थे, मरियम इस लिहाज से तनहा थी। वहाँ पर मरियम ने बयान दे दिया कि जी जो मामला है पार्लियामेंट में होना चाहिए, गिलगित बल्तिस्तान का हो जो भी। अब ये वही बात उनके वालिद साहब की ट्वीट में नजर आ रही है कि जी मैंने सबको रोक दिया है, खुद बाहर बैठे हैं, अब वहाँ से सियासी तौर पर फुल एक्टिव। जब उधर से जवाब आ गया उस वक्त अब ये कह रहे हैं कि मैंने रोक दिया। अच्छा, एक दिन वो आपको याद है, एक दिन वो ये कह रहे थे कि अब मैं नजरियाती हो गया हूँ। जी जी, आपको याद है? बिल्कुल। इसका मतलब ये है कि नजरियाती साहब जो हैं वो नजरियाती होने के बावजूद मुलाकातें करते रहे हैं। हाँ जी, कोशिश करते रहे हैं कि जनाब ना नजर आने वालों को इस चीज पर कायल किया जाए कि मुझे सिलेक्ट किया जाए।
हाँ, ये वो तो नजरियाती सरकारी साहब साहब फौज को को कायल करने की कोशिश करते रहे हैं। मोहम्मद इनका जुबैर नजरिया की मुलाकात हुक्मरानी है। उसका हिस्सा थी। अब मैं आपको थोड़ा सा और बता दूं, डोगर साहब ने जो बात की करण है, साहब एक जुमला, ये नजरियाती हैं या वारदाती हैं? वारदात है, जो भी टाइम मिले वारदात डाल देते। सर वारदाती है, ये जो नजरियाती है। अभी ये ट्वीट आया है, ये ट्वीट आया है उसामा साहब, मैं आपसे बेट लगा के कहता हूँ कल इनको हल्का सा इशारा मिले ये सारे नंगे पैर रावलपिंडी जाएंगे। इतनी जल्दी ये नंगे पैर रावलपिंडी जाएंगे। इतनी बड़ी जमात के, यानी ये इतनी तेजी से अभी ये ट्वीट आया है ना, मुझे तो नजरियाती वाला भी बात याद है। मुझे तो वो जो इन्होंने मार्च किया था रावलपिंडी से लाहौर, उसकी तकरीरें भी याद है। अगर उसके बावजूद ये मुलाकातें करते रहे हैं तो इस ट्वीट की कोई हैसियत नहीं है। अच्छा, जो अगस्त के आखिर में मुलाकात की थी ना, जो असद जो मोहम्मद जुबैर साहब कह रहे हैं, वो मुलाकात एक प्री मीटिंग थी और उसके अंदर एक समझे कि उन्होंने एक मुलाकात का टाइम लिया। उसके बाद मोहम्मद जुबैर साहब ने जो हमें ज़राए से बताया, जारी बात है उन्होंने नवाज शरीफ साहब से, मरियम साहबा से जिस तरीके से भी रब्ता किया कि मैंने आर्मी चीफ साहब से मिलना है, आप मुझे बताएं कि आपकी जानब से क्या पैगाम लेके जाऊँ। उनको जो डोगर साहब ने बात की, उन्होंने कहा कि ये हमारी शर्तें हैं और ये हमारी तरफ से पैगाम है और ये हमारी पेशकशें हैं। वो मसूफ जो है मैंडेट लेके वो वहाँ पे जाते हैं। डोगर साहब ने बात कर ही दी कि जब उन्होंने वहाँ पे कहा कि ये कर दिया जाए, तो उन्होंने कहा वो बात आप पार्लियामेंट की जो है वहाँ पे करें और जो आईनी मामला है वो अदालतों में करें। उन्होंने दिखा दिया ठींगा जो 7 सितंबर की मीटिंग थी। इन्होंने अपनी ऑफर भी बताया कि हम ये करने के लिए तैयार हैं, ये करने के लिए तैयार हैं। बहरहाल जब उन्होंने घास ही नहीं डाली। अब मुझे ये बताए, खुद मोहम्मद जुबैर साहब कह रहे हैं कि इन मीटिंग्स के बारे में मैंने पहले नहीं बताया चूंकि ये प्राइवेट थी, तो बाद में खुद ही अभी वो मैं देख रहा था ट्वीट ही अमाद यूसुफ ARY के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है, तो उनके मेरे प्रोग्राम किसी में शायद इस तरह की बात हुई, कंट्रोवर्सी जो उन्होंने ट्वीट भी किया, दोनों चीज़ें करके बाद में खुद ही एडमिट करते कि हाँ मैंने इन मीटिंग्स के बारे में मरियम साहिबा को बताया था। अब ये खुद ही उनकी तजाद बयानी आ गई। सर एक और आगे छोटी अब मरियम साहिबा ने सुन ले, मरियम साहिबा ने जो बयान दिया ना, इस दफा आप देखें मरियम साहिबा के साथ कोई रहनुमा नहीं था। साहब अदालत इस्लामाबाद के अंदर पेशी के ऊपर उनके साथ मेरा ख्याल है, जहाँ तक मुझे कोई नजर नहीं है सिवाय चंद कारकुनों के, कोई कादावर शख्सियत रहनुमा नहीं था जिस तरह के लाहौर में लाहौर लश्कर जब लेके आई थी। अब मुझे शहबाज शरीफ के साथ बहुत सारे लोग थे। मरियम साहिबा ने जो एक बात की और उसके अंदर नैरेटिव भी देखते जाए, मरियम साहिबा का जो बयान है वो इंडियन चैनल्स और अखबारात की हेडलाइन और शाह सुर्खियों की जीनत बनता है। नवाज शरीफ साहब की तकरीर जो है, जिस तरह कभी माजी में अल्ताफ हुसैन की स्पीचेस जो हैं वो इंडियन चैनल और अखबारात की हेडलाइन और शाह सुर्खियों की जीनत बनती थी, इसी तरह मरियम साहिबा ने ये कहा था, जो स्पेशली उन्होंने बयान, आपको पता है वो खास बयान बोलती है आसिफ बाजवा के वाले से, पिछली दफा उन्होंने बयान दिया था कि जनाब इनके ऊपर भी JIT बननी चाहिए, और वो डाटा किसने लीक किया, किस के जरिए और कहां, छोटा सा इधर ही छोटा सा। अब उसमें मरियम साहिबा ने जो बयान दिया था ना गिलगित बल्तिस्तान का मामला, वो बेसिकली सर डान लीग्स में स्क्रिप्ट देते हैं ताकि इंडियन को खेलने का मौका मिले पूरी दुनिया में, और वो जो एजेंडा है, नैरेटिव है, उसको वो दिया जाता है, बॉल बना के दी जाती है। उसके बाद जो शेख रशीद साहब ने ये एक्सपोज की हैं, ये जो चीजें की हैं और वो दिखा रहे हैं, और बिलावल साहब ने एक बात अच्छी है, उनकी अप्रिशिएट करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो कॉन्फिडेंशियल या नेशनल सिक्योरिटी की इन कैमरा मीटिंग्स होती हैं उनके बारे में हमें लीकेज नहीं करना चाहिए, हमें इत्नाब करना चाहिए उनकी। मैं समझो ये इसी पर मरियम साहब नवाज शरीफ का एजेंडा ही और है कुछ। इस पर मौलाना फजलुर रहमान साहब के तर्जुमान ने यह कह दिया है कि जी क्या शेख रशीद साहब DGISPR के नुमाइंदे हैं, DGISPR ये वजाहत करें, ये क्यों शेख रशीद साहब इस तरह के बयान दे रहे हैं। अब वो डिनाई नहीं कर रहे, तो मौलाना फजलुर रहमान साहब के तर्जुमान बाबर डोगर साहब वो डिनाई नहीं कर रहे इस मुलाकात को, वो भी उसी तरह बिलावल की तरह शेख रशीद को ही निशाना बना रहे हैं, और इसका मतलब है कि ये तो कंफर्म कर रहे हैं मुलाकात को, लेकिन इतराज ये है कि शेख रशीद बता क्यों नहीं है। ये अजीब बात है, आप ना भी ऐसा कुछ ये लोग अदारों को ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं। जब ये पब्लिक में होते हैं तो ये उनको टारगेट करते हैं, ये उनको अंडर प्रेशर लेके आते हैं कि जनाब फजलुर रहमान साहब इनका धरना देख लें, जब ये धरने पे गए इनके उसके बयानात देख लें, जिस तरह से ये इस्टेब्लिशमेंट को लताड़ रहे थे, टारगेट कर रहे थे, वो सारी तकरीरें इनकी निकाल के देख लें, नवाज शरीफ साहब की सारी तकरीरें निकाल कर देख लें,
ये पब्लिकली अदारों को करते हैं टारगेट, ताकि उनको थोड़ा सा ब्लैकमेल किया जा सके। और जब इनका मतलब जब वहाँ से जब ये उनसे वहाँ से फ़ोन आ जाए तो फिर ये नंगे पैर दौड़ते हैं वहाँ पर कि शायद पता नहीं वहाँ पर हमारा कोई कुरा निकल आएगा, कोई हमारा नंबर लग जाएगा। तो ये सारे इनके दो दो चेहरे हैं। एक चेहरा पब्लिक का है जिसमें ये कुछ और कहते हैं, दूसरा चेहरा ये है कि ये वहाँ पर बूट पॉलिश कर रहे होते हैं कि शायद हमारा नंबर लग जाए। और मौलाना साहब का जो हमारे जराए बताते हैं कि मौलाना साहब अरसा दराज से इस जुस्तजू में थे, इस तगोदो में थे, इस बड़ी जुस्तजू में थे कि किस तरीके से भी उनकी मुलाकात हो जाए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से, DGISI से, या इस तरह की मुख्तलिफ जो अहम शख्सियात हैं वो बड़े अरसे से इसके ख्वाहिशमंद थे सर। तो मैं समझता हूँ कि मुलाकात अगर मौलाना साहब ने कर ली, चीफ साहब ने अगर बता भी दिया, लेकिन शेख साहब ने तो उन पर और बहुत बड़ा इल्जाम लगा दिया। मौलाना साहब ने कोई राह के चीफ से मुलाकात नहीं कर ली, उन्होंने मतलब किसी भी मुल्क दुश्मन कोई एजेंसी के सरबराह या फौजी सरबराह से मुलाकात नहीं कर ली। वो क्यों डरते हैं? अब शहबाज शरीफ क्यों परेशान जाते हैं? और मौलाना साहब का छोटी सी एक बात, मौलाना साहब का कल हम प्रोग्राम जब किया और मैंने मूसा का नाम लिया था एक, कि वो भी उनके करीबी साथियों और फ्रंटमैनों में शुमार होते हैं। कल ही जनाब प्रोग्राम के दौरान ही मुझे बताया गया कि नैब पेशावर ने जो KP के हैं मूसा जो है उनको गिरफ्तार कर लिया। और मूसा साबिक डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर KP के में है। उनके बेटे जो बताया जा रहा है कि तारक पर्सनल सेक्रेटरी है मौलाना साहब के, और उनके नजायज़ राय से असासे भी हैं, नजायज़ भर्तियाँ भी बिलियन ट्री में उन्होंने किया काम, और उन्होंने अपना एक भतीजा यूनिवर्सिटी में जो पढ़ता है उसके नाम क्रशर जो है। अच्छा, शहबाज शरीफ साहब की आज पेशी थी जनाब, और 16 लाख मामला उसको आ रहा है। तो अब मामला ये है कि ये जिस तरह शहबाज शरीफ साहब मामला है, ये फजलुर रहमान साहब हो, जरदारी साहब हो, नवाज शरीफ साहब फैमिली हो, या जिस तरह आप शहबाज शरीफ का अभी कच्चा चट्टा खोलने लगे हैं, तो ये फिर अल्लाह मान हफीज है। बात ये है अच्छा कि इसमें सियासी, मुझे ये बता दें, ये पूरे 28 सितंबर को विक्टिमाइजेशन आ रही है। ठीक है, आज शहबाज शरीफ साहब पेश हुए हैं अदालत में। 28 सितंबर तक उनकी बुरी जमानत में तौसी हो गई है। कहा यह जा रहा है कि जी उनके खिलाफ सबूत बड़े ज़ोरदार हैं, बड़ा एक ज़ख़ीम 5 लाख दस्तावेज़ात पर मुश्तमिल है। पहली दफ़ा नैब का इतना ज़बरदस्त, इतना तफसीली रेफरेंस, 5 लाख सफ़ात, 55 उसके तकरीबन वॉल्यूम्स हैं, और उसके बाद तकरीबन 6 तो मुलज़म है, उनका तल्लुक़ है शहबाज फैमिली से। ओवरऑल 16 मुलज़मान है, जिस तरह इनके जो बाकी 4 इसके अंदर सुल्तानी गवाह हैं, और 7 अरब बेनामी असासों का रेफरेंस है। 9.5 तो सिर्फ बिलियन जो है ना, ये सिर्फ मैं एक साइड की है, 9.5 बिलियन जो है वो है रमज़ान शुगर मिल। उसके बाद जो 5 लाख की मतलब यूनिटास, उसमें गुड नेचर जो कंपनी है, और जो यूनिटास और गुड नेचर, और इनके दफ्तरों में मीडिया स्ट्रेटजी में वो अहमद अली नामी गालबन डोगर साहब भी जानते हैं, वो CM सेक्रेटेरिएट में बैठते, सलमान शहबाज के बड़े दोस्त भी हैं, शहबाज शरीफ साहब के दफ्तर में बैठते थे। गुड नेचर कंपनी, इनकी कंपनियों की 1 अरब 88 करोड़ मालियत है। निसार ट्रेडिंग के जनाब असासे 51 करोड़ से जायद 3 बेनामी कंपनियों से किकबैक वसूल किए। काला धन शहबाज ने इस्तेमाल किया, 2 घर खरीदे, गाड़ी की ड्यूटी अदा की भतीज। अब मामला इसमें एक और बड़ा है, सबसे बड़ा जो है मामला है ना, वो है 96H, जो नैब ये कहता है करप्शन की मनी से, मनी लॉन्ड्रिंग के पैसे से जो नुसरत शहबाज के नाम घर है, जिसको CM का कैंप हाउस डिक्लेयर किया गया, यानी हराम की कमाई से बनाया गया घर, जिसकी मुझे नैब के आला हुकाम ने कहा था कि इस घर की एक ईंट पत्थर ये मनी लॉन्ड्रिंग किकबैक कमीशन से बनाया गया है। शहबाज शरीफ को कैंप हाउस डिक्लेयर किया, करोड़ों रुपए के वहां पे खर्चे सरकारी हुए, उसी घर में वो रहते हैं, नुसरत शहबाज के नाम है वो घर हो। इस तरह और इतने इन्होंने की है। 7 अरब किस तरह बना, 40 लाख से सलमान शहबाज के पास किस तरह आया, हमजा शहबाज किस तरह अरबपति बने। अच्छा, आपकी इजाज़त से खरल साहब। जी जरूर। बाबर डोगर साहब, ये जो अब केस है आपको कितना मजबूत लग रहा है? अभी तो सिर्फ चंद दिन की इसमें बुरी जमानत हुई है, वकील उनके ये कह रहे हैं कि जी अब क्या ज़रूरत है गिरफ्तारी की, अब क्या ज़रूरत है वारंट की, सारे तो इन्होंने चीज़ें इकट्ठी कर ली हैं, रेफरेंस भी तैयार कर लिया है, अब क्या ज़रूरत है शहबाज शरीफ साहब को गिरफ्तार करने? उसामा साहब, उसका नैब ने जो उसका जवाब है वो उन्होंने कहा है कि शहबाज शरीफ साहब को हमने, एक तो बात ये है कि इसमें 15 मुल्ज़मान थे, जिसमें से अहम सारे मुल्ज़मान जो है गिरफ्तार हो चुके हैं। 4 मुल्ज़मान वादा गवाह बन गए हैं जी, 4 मुल्ज़मान वादा माफ गवाह बन चुके हैं। वो जो मेन CFO था उस्मान, वो वादा माफ गवाह बन चुका है। मुश्ताक चीनी वादा माफ गवाह बन चुका है।
दो वो जो CM सेक्रेटरीट में थे वो वादा माफ गवाह बन चुके हैं, जो एविडेंसेस हैं वो सारे कंप्लीट हैं, हर चीज़ कनेक्टेड है। अब नैब का ये कहना है कि ये शहबाज शरीफ अभी तक शामिल तफ्तीश हुए ही नहीं। इनको जितने सवालनामे भेजे गए, जितनी दफ़ा ये नैब में पेश हुए, जितनी दफ़ा इनसे पूछा गया, इन्होंने तमाम तफसीलात जो दी, तमाम जो जवाब दिए वो सारे इर्रेलेवेंट थे। इवन इनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, इवन आज कोर्ट में जो ये बात कर रहे थे, मसला ये है, सवाल ये पूछा जाता है कि आपकी बेनामी प्रॉपर्टीज़ हैं, मनी लॉन्ड्रिंग है, फ्रंट कंपनी है, ये सारा कुछ है, बाहर से इलीगली पैसा आ रहा है। जवाब ये होता है कि मैंने चीन से जो एग्रीमेंट्स किए थे उससे मैंने अरबों रुपया बचाया, तो मैं कैसे मनी लॉन्ड्रिंग कर सकता हूं? जब इनसे पूछा, उनके मुलाजमीन की फहरिस्त सामने रखी जाती है, मैं तो इनको जानता ही नहीं हूं। कभी ये कहते हैं कि सलमान शहबाज से पूछे, वो कारोबार सारा देखता था, मुझे पता ही नहीं के अकाउंट से निकला है सर, सारी चीजें इनके सामने रखी जाती हैं। शहबाज शरीफ बिल्कुल उस वक्त जो है ना वो ऐसे बन जाते कि जैसे उनसे मासूम दुनिया का बंदा कोई नहीं, उनको किसी चीज का पता ही नहीं। लेकिन उन्होंने जो जज से मुकालमा किया, उन्होंने कहा है जी जिस रात टीवी पर खबर आई कि आज रात आखिरी फ्लाइट जा रही है तो मैं अपने लोगों में वापस आना चाहता था और मैंने हुकाम के सामने खुद को सरेंडर किया। नैब ने कहा है ये कि मैं तो इसका मनी लॉन्ड्रिंग, ये मनी लॉन्ड्रिंग का जवाब है, खत्म हो गया, ये मनी लॉन्ड्रिंग का जवाब है, ये इलीगल ट्रांजैक्शन का जवाब है। ये तो ऐसे ही बात हो गई कि कोई मलिक रियाज को पकड़ ले कि जी तूने जमीनों पे कब्जे किए हैं, वो कह जी मैं तो करोड़ों लोगों को रोटी खिलाता हूँ, सैलाब आया तो सबसे ज्यादा पैसे मैंने दिए, जल्जला आया तो सबसे ज्यादा पैसे मैंने दिए, तो मेरा कैसे, मेरा कैसे? एक चीज है, मेरा मतलब है कि ये कोई जवाब है? आप मुझे टाइम दे दें, मैं आपको ब्रीफ कर दूंगा कि मेरे बच्चों के जो असासात है मेरे ऊपर नैब ने कहा, ये कोर्ट ऑफ लॉ में नहीं, आपने नैब को ब्रीफ, नैब ने उनसे कहा कि इन्होंने हमारे किसी सवाल का तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया, हम इनको इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं, अगर रेफरेंस दायर हो गया तो इन्वेस्टिगेशन में जो भी इंशाफात होंगे उसका हम ज़िमनी रेफरेंस दायर करेंगे, गवाहों के साथ ज़िमनी रेफरेंस दायर करेंगे। कहते हैं ना मुंह दूरी जिस तरह कराना, वाट का कराना, कन्फ्रंट कराना। नैब ये चाहता है कि ताकि कोई लकोना न रह जाए, क्योंकि सलमान शहबाज को भी अभी कन्फ्रंट कराना है शहबाज शरीफ साहब से गिरफ्तारी के, फिर उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। देखिए ये कोर्ट का फैसला है, ये तो कोर्ट का फैसला मैं नहीं करना, लेकिन एक बात है, इस केस के अंदर व्हाइट कलर क्राइम है कुछ नहीं है। अच्छा, इस केस में व्हाइट कलर क्राइम है। आज हम जो बैग के बढ़ के लगा रहे हैं कि इतनी कंपनियां, इतने गवाह, इतने मुलजम, इतने अरब की ट्रांजैक्शन, इस पे ये मैं समझता हूँ कि जो क्रेडिट है, गिरफ्तार उसके बाद क्रेडिट जो है खबर दी वहां गिरफ्तारी हो गई। हाँ, इस पे क्रेडिट जो है मौजूदा डीजी नैब जो है शहजाद सलीम का जाता है। सारी अरकरेजी की मौजूदा चेयरमैन नैब जो है उनको भी क्रेडिट जाता है, जैसे जवेद इकबाल को। लेकिन एक और क्रेडिट जाता है नैब के डीजी को, छोटा सा CM बुज़दार साहब के हवाले से शराब का केस है, उसके हवाले से नैब के हाथ बहुत अहम सबूत लग गए हैं। अगर अभी कहते हैं या ब्रेक के बाद, ब्रेक का वक्त है, उसके बाद कौन से सबूत है? ठीक है, ब्रेक के बाद बात करेंगे। और जहांगीर तरीन साहब के हवाले से खास तौर पर कि 200 अरब रुपया उन्होंने 3 साल में कमाया, वो खुद बता रहे हैं। ब्रेक के बाद अब पता चला। जहांगीर तरीन साहब ने जवाब जमा करा दिया है FIA को, खुद नहीं आ रहे मगर जवाब आ रहे हैं, और जवाब इतने लंबे चौड़े हैं कि लगता है कि अब जो नैब और FIA की टीम है उसको भी बहुत ज़्यादा वक्त चाहिए इस सब को देखने के लिए। उन्होंने जनाब बताया है कि 3 साल में हमने 200 अरब रुपया कमाया है, और जो इल्ज़ामात हैं वो तो 2 अरब रुपए के भी नहीं हैं, तो लिहाजा 1% और वो भी कैश ट्रांजैक्शन की बात हो रही है। और लंबे चौड़े उन्होंने जवाब दिए हैं, 1400 सफ़ात पर मुश्तमिल है ये दस्तावेज़ात जो उन्होंने FIA की मुश्तरका तहक़ीक़ाती टीम के हवाले कर दिए। बाबर डोगर साहब, ये जहांगीर तरीन साहब का मामला और असद खरल साहब ये ब्रेकिंग न्यूज़ दे चुके हैं इन सारे मामलात को देखते हुए कि वो ये कह रहे हैं, असद खरल साहब अभी भी अपनी बात पर कायम है कि वो इससे निकल आएंगे बाहर, जहांगीर तरीन साहब, और जितने कॉन्फिडेंस के साथ वो कह रहे हैं, मतलब छुपा नहीं रहे, कहते हैं 200 अरब रुपया हमने 3 साल में कमाया है और वो टैक्स देने में बहुत आगे रहे हैं। 2 अरब रुपए की बात है कि ये कहाँ गए या ये कैश ट्रांजैक्शन हुई है, 1% पर आप केस बना रहे हैं। उसामा साहब, बात पैसों की है ही नहीं, ना ही बात ये कि मुनाफा कितना कमाया कितना नहीं कमाया, ये इशूज़ ही नहीं। मैं आप ये कहें कि जी उनकी पे FIR है, FIA उनकी इन्वेस्टिगेट कर रहा है, FIA किसके अंडर है? किसके अंडर है, मेरा सवाल है। वफाकी हुकूमत के अंडर, प्राइम मिनिस्टर के अंडर है ना? जी। मसला ये है कि प्राइम मिनिस्टर ने रेड क्रॉस लगा दिया,
अब जहांगीर 3 वापस नहीं आएगा। अच्छा, ये मैं आपको बता दूं। और तो कोई आइन और कानून भी के तहत ही लगाना है ना, मर्जी से तो नहीं लगाना। अगर वो निकल आते इन केसेस से, वज़ीर आज़म तो नहीं गिरफ्तार कर सकता, ना अहकामात दे सकता है कि जिसको गिरफ्तार अहकामात तो दे सकती है ना। नहीं, FIA मेरी एक बात सुने, ये जितने बड़े हैं ना, इनकी 2 नंबरियां भी उतनी बड़ी हैं। ये आप कहें कि कोई पाक और साफ है, पाक और साफ कोई भी नहीं है। और हुकूमत जिसको पकड़ना चाहे ना, उसके 10,000 केस निकल आते हैं, और जिससे आंखें बंद करना चाहे ना, उसके 10,000 केस नज़र नहीं आते। ये चीज़ एक क्लियर है। मैं ये नहीं कह रहा कि जहांगीर 3 पाक और साफ़ है, नीट एंड क्लीन है और बड़ा अच्छा, उन पे भी बहुत कुछ है, लेकिन ये चीज़ एक क्लियर है, जहांगीर 3 गिले शिकवे भी करते नजर आते हैं। वो तो यहाँ तक कह रहे हैं कि मेरा तो पाकिस्तान में सारी इन्वेस्टमेंट का बेड़ा गर्क हो गया, तबाह हो गया, मेरे तो कारोबार वहाँ पे बंद होना शुरू हो गया। वो वहाँ पर, उनके बेटे वहाँ पर, दोनों पे चार्जेस हैं, दोनों ने वापस नहीं आना। और जब तक ये गवर्नमेंट है, उनके केसेस ने इतनी जल्दी क्लियर नहीं होना। ये मैं आपको लिख के दे रहा हूँ सर। एक वैसे बात ये मैं आपको ये ऐसा नहीं हुआ दे रहा हूँ कि इतनी जल्दी ये अब ज़ेर ताब है और बड़ा लंबा चौड़ा ज़ेर ताब रहेंगे। मुझे नहीं याद, ये डायरेक्ट रिलेशन है कि जब आपकी हुकूमत आ जाए तो आपके कारोबार बड़े चलते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं, यानी करोड़ जो है तो उससे 1 अरब 10 अरब कोई मसला ही नहीं है। पाकिस्तान में कम से कम पिछली 3-4 दहाइयों में मैंने कभी नहीं सुना, किसी भी की गवर्नमेंट हो, चाहे परवेज़ मुशर्रफ साहब का दौर हो, उससे पहले 90 की दिहाई आप देख लें, उसके बाद आप देख लें पीपल्स पार्टी नूली का दौर, कभी हुआ ही नहीं। किसी का 1 पेट्रोल पंप था, किसी MPA का, उसके कोई जानने वाले का, यानी पीपल्स पार्टी का दौर है तो तब वो 5 हो गए। ये अजीब दौर है फिर खरल साहब के जनाब, हुकूमत आई और जहांगीर 3 कह रहे हैं मेरा कारोबार तबाह हो गया। उसामा साहब आप चीज नहीं समझ रहे सर। मैं तो इख्तिलाफात कहाँ पर है, जरा उस पे नजर रखें। अच्छा, लेकिन आप इख्तिलाफात कहाँ पर है, जरा उस पे नजर रखें। कीमत आज फिर बढ़ गई है। डोगर साहब का कहना ये, स्टोर पर दवाइयों की कीमतें आप देख लें, फार्मासिस्ट डोगर साहब का 200% बढ़ गई। जो उसी बात से आगे लेके चल, डोगर साहब ये सब कह रहे हैं, ये उनका कहने का मतलब ही है, उसको मैं पकड़ लेता हूँ बात को। मैं अपना पॉइंट हूँ, वो ये चाहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब चूंकि नाराज है, इसलिए जहांगीर 3 साहब का बच निकलना मुश्किल है। ये आ गया उनका पॉइंट ऑफ व्यू। जी। मैं समझता हूँ कि इस पे भी इमरान खान साहब को क्रेडिट बनता है कि वो लोग जो कभी उनको इमरान खान साहब की ATM कहते थे जहांगीर 3 की, ऐसे ही है। जी। और ये बात भी रियलिटी है कि जब भी इत्तेहादी नाराज होते थे और जब इलेक्शन में जो उनको साथ वाबस्तगियों की मामला है, जहाज भी उनका चिंगची बना रहा उसके बावजूद अगर इमरान खान साहब को ये समझते हैं, या आपको पता है पहली रिपोर्ट में जहांगीर 3 का नाम नहीं आया था, तो दोबारा कंप्रीहेंसिव रिपोर्ट लोगों ने समझा शायद कि इमरान खान साहब कहीं नाराज ना हो जाए कि उनके करीबी दोस्त हैं, लिहाजा दोबारा रिपोर्ट बनाई गई। उसमें जहांगीर 3 साहब का सुन ले, वो कहते हैं कि इससे ज्यादा कुर्बानियां किसी शख्स ने मुझे पता, मैं इसका पर्सनल विटनेस हूं। उसामा साहब स्ट्रगल देख लें, 7 मई कुछ 14 साल 2016 और उसके बाद आप स्ट्रगल देख लें 6-8 साल की, 1.5 दिन की मिल गई। मैं रिकॉर्ड 7 मई 2016 इफ्तिखार दुरानी, इमरान खान साहब, शाह महमूद कुरैशी और जहांगीर 3, मलाइका बुखारी, ये 5-6 लोगों के दरमियान एक मीटिंग होती है। मैं उस मीटिंग के अंदर जो भी था, एक इमरान खान साहब से 1-on-1 फिर मेरी मीटिंग हुई, बड़ी लंबी चौड़ी। और उसके बाद कई दफ़ा पनामा केस के दौरान बनी गाला के अंदर जो कोर कमेटी होती थी, बतौर जो क्रिमिनल उनके जो मामलात थे, चूँकि इनके लायर नईम बुखारी साहब होते थे, सारे कोर कमेटी के लोग होते थे, मैं इनके बाबर अवान साहब होते थे, इमरान खान साहब होते थे, असद उमर, शेरी मुजारी, फवाद चौधरी, जहांगीर 3। और मुझे पता है कि इमरान खान साहब के सबसे बड़े, क्योंकि ये मैं जानता हूँ, इमरान खान साहब को पता है या जहांगीर 3 साहब को पता होगा, या नहीं मुझे नहीं पता, क्योंकि ऐसे मामलात बहुत सारी चीज़ें आई जिसमें मुझे ये कहा गया कि आपने इमरान खान साहब ने कहा कि इनकी बजाय वो सारी टॉप लीडरशिप थी कि जहांगीर 3 जो है ना वो मोस्ट कॉन्फिडेंट मेरे बंदे हैं, अगर आप मुझे बजाय उनको भी ये बता देंगे ना। अच्छा, मामला क्या है? डोगर साहब ये कह रहे हैं कि रेड उनके ऊपर क्रॉस लग गया। मैं ये कहता हूं कि इमरान खान साहब ने तो एक जस्टिस या जो इन गुड फेथ के जो भी उन्होंने समझा कि नाम आया है, तो उन्होंने सारी मिलों के ऊपर बजाय चंद मिलों का। लेकिन मैं जो कह रहा हूँ, मैं क्यों कह रहा हूँ, मैं बड़ा क्रिटिक हूँ। मैंने ही ट्रिब्यून में, एक्सप्रेस में खबर लगाई जो न्यूज़ जंग और बौद्ध में उन्होंने लिफ्ट की, और न्यूज़ लीग ने उसको एक्सप्लॉइट किया कि उन्होंने अपने खान सामों के नाम जो डायरेक्टर बनाए, और जो उनका जेट है वो पॉलिटिकल यूज़ होता है, JWD का, JDW का।
ये सारी चीजें हमने लगाई। 15 अरब रुपए लेकिन एक बात है, सवाल सुन ये जो सारा स्कैम है शुगर का, इसमें क्या खाली जहांगीर तरीन शामिल है? स्कैम की बात करेंगे ना, किसी और को पकड़ा हो, किसी और के खिलाफ इंक्वायरी स्टार्ट की गई हो, मुझे उसका नाम बता दें। क्या इसमें जो 2 अरब का मसला आया है उसमें चीफ मिनिस्टर पंजाब को पकड़ा जाएगा? तो फिर इमरान खान साहब को पकड़ना पड़ेगा। सब्सिडी तो प्राइम मिनिस्टर और मेरी अर्ज आपसे ये है, आप जो बात कर रहे हैं ना कि इमरान खान साहब ने अपने सबसे करीबी आदमी को असूलों की बुनियाद पर पकड़ लिया, तो फिर सबसे पहले उन्होंने पंजाब को पकड़ा जाना चाहिए था। ये बात सबसे पहले चीफ मिनिस्टर पंजाब को पकड़ा जाना चाहिए था, जिसको इमरान खान साहब खुद प्रोटेक्ट कर रहे हैं, जिसको इमरान खान साहब खुद कह रहे हैं कि वो क्लीन है। सब बात है असूल मैं सिर्फ असूल की बात कर रहा हूं कि मैंने एक बात की जो आप बात कर रहे हैं मेरा उससे बिल्कुल इख्तिलाफ है। रुपए मेरा ये मामला इख्तिलाफात पर है, इसके आगे नहीं। 15 अरब रुपए टैक्स दिया। मुजदार साहब क्यों? मुजदार साहब के हवाले से मैं बताऊं, 15 अरब टैक्स दिया उन्होंने। हाँ जी, उन्होंने कहां पे टैक्स दिया? ये उनकी शुगर मिल टैक्स जहांगीर तरीन साहब ने। अच्छा जहांगीर तरीन साहब। तो आप एक बंदा जो 15 अरब का टैक्स देता है, उस्मान बुज़दार 200 अरब, उस्मान बुज़दार साहब की मैं ब्रेक की बात की थी, ब्रेक से पहले उस्मान बुज़दार साहब के हवाले से जो उर्फे आम जो मशहूर ज़माना केस है, वो जो होटल को बनने से पहले शराब के लाइसेंस के वाले नैब लाहौर जो है, उनके पास काफ़ी चीज़ें हम शवाद आ गए। एक तो शवाद ये है कि ये बात भी इस्टेब्लिश हुई है कि जो डीजी थे ना, जो अशरफ इकराम गोंदल की क्या नाम है उनका, साबिक जो अभी रिटायर है, जो गिरफ्तार है, उन्होंने क्या एक तो उन्होंने एहसासों का खोज भी लगा लिया है, कोई बदनवानी के वाले से पैसे इकट्ठे किए, उन्होंने भी साथ रफीक वाला काम किया। एक बॉन्ड उन्होंने कहा जी मेरा 1 करोड़ का 17-18 में बॉन्ड निकला। जब सीरियल नंबर आगे मिटाली की है तो वो कोई चीज़ आपस में कुछ सर पाँव नहीं बन रही थी बात। एक तो वो मामला आ गया। उनके नीचे मुतैज डायरेक्टर की 35 लाख रुपए रिश्वत लेने की वो भी कहानी सामने आ गई। तीसरी चीज़ समरी का जो अजरा था, जो समरी प्रिपेयर हुई कि जो होटल बनने से पहले उसको लाइसेंस को और 16 और पता नहीं 21 साल बाद पहली दफ़ा पाकिस्तान पंजाब में उस समरी के अजरा के लिए, उस समरी की प्रिपरेशन के लिए 7 करोड़ रुपए की जो रिश्वत के तौर पर होटल वालों ने अदा किए। अब वो इससे किधर किधर गए हैं, ये अब नैब को ये तो एस्टेब्लिश हो गया है उनकी तरफ से भी, और कुछ चीज़ें सामने आ गई हैं। 7 करोड़ की ब्राइब एक, 35 लाख की ब्राइब एक, इसके अंदर सामने आ गई है। ब्रेक से पहले, ब्रेक का वक्त हो गया, शायद इन दोनों केसेस में है, इसलिए ये जहांगीर तरीन साहब का मामला अलग है, उस पर बाकायदा इंक्वायरी सब कुछ हुआ। यहाँ इंक्वायरी इधर भी हो रही है, देखिए इस तरह कहते हैं जी मैंने देखा है, लेकिन इधर नैब की इंक्वायरी हो रही है, सुप्रीम एंटी करप्शन वॉच डॉग वहाँ भी है। जहांगीर तरीन साहब के ऊपर FIA की है। ये सियासतदानों की करप्शन नैब सबसे बड़ा है। लेकिन आपको DG जो सरगना कहलाता है, जिसके बारे में सूबाई वजीर कह चुके हैं, अब पूरी पाकिस्तान की वकला बरादरी, खासतौर पर पूरे पंजाब की बार्स, वो प्रेस रिलीज जारी कर रही हैं, कह रहे हैं कि हम सड़कों पर आएंगे। क्यों ऐसा पंजाब के वकला ये कह रहे हैं, इस हवाले से हम बात करेंगे। वकला रहनुमा हमारे साथ होंगे ब्रेक के बाद। अब पता चला। मेरे हाथ में लाहौर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की प्रेस रिलीज की कॉपी मौजूद है, और इसमें वकला सरापा एहतजाज हैं। पूरे पाकिस्तान के वकला नहीं, पंजाब के वकला ख़ास तौर पर इस पर एहतजाज कर रहे हैं, और मुख्तलिफ बार्स ने, चाहे मुल्तान, बहावलपुर, मुख्तलिफ शहर पाकिस्तान के देखें आप, हाफिजाबाद और इस तरह कसूर, तमाम शहरों के वकला ने प्रेस रिलीज जारी की हैं DG औकाफ ताहिर रज़ा बुखारी के खिलाफ। अब मैं इसका कुछ हिस्सा पढ़ देता हूं जो प्रेस रिलीज। ये पाकिस्तान की बड़ी बार है, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि एशिया की बड़ी बार। जो सदर लाहौर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन GA खान साहब भी हमारे साथ हैं, उसके सदर हैं लाहौर बार एसोसिएशन के, उनसे इस हवाले से बात भी करेंगे। मैं इसका कुछ हिस्सा पढ़ देता हूँ, फिर वकला जो वकला रहनुमा हैं वो इस केस के बारे में क्या कह रहे हैं वो भी आपको दिखाएंगे। इसमें लिखा है जी कि प्रेस रिलीज में ताहिर रज़ा DG औकाफ, जिसने मस्जिद वज़ीर खान मोती मस्जिद लाहौर में फिल्म शूटिंग और नाच गाने की इजाज़त देकर मसाजिद की बेरुमती करवाई। मज़ीद ये कि यही शख्स बतौर डायरेक्टर औकाफ पंजाब हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाले पाक की चोरी में मुलव्वस है, जिसके अपने खिलाफ तमाम महकमाना कार्रवाइयाँ दबवा रखी हैं। ये बात काबिल ज़िक्र है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले सूबाई वज़ीर
मजहबी अमूर औकाफ साहबजादा सईदुल हसन इसी साल फरवरी 2020 में इस DG औकाफ के खिलाफ करोड़ों रुपए की करप्शन, बदनामी और औकाफ माफिया चलाने की संगीन इल्जामात तहरीरी तौर पर शिकायत की सूरत में वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बोजदार को भिजवा चुके हैं, जिस तहरीरी शिकायत की कॉपी तमाम मीडिया तक भी पहुंच चुकी है। इस सूरत हाल के बावजूद हुकूमत वक्त एक करप्ट, बदउनवान और बदमाश DG औकाफ जो कि 1991 में स्कूल टीचर भर्ती हुआ और गैर कानूनी तरीके से डेपुटेशन पर महकमा औकाफ में आया, ऐसे शख्स की पुश्तनाही करना PTI की हुकूमत के बारे में कई सवालात को जन्म देता है। इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की करप्शन फ्री पाकिस्तान के नारे की भी नफी है। हम हुकूमत पाकिस्तान वज़ीर-ए-आज़म वज़ीर आला से पुरजोर मुतालबा करते हैं कि फिलफौर DG औकाफ पंजाब ताहिर रज़ा को मुअत्तल करके महकमाना कार्रवाई अमल में लाई जाए। जो इल्ज़ामात सूबाई वज़ीर औकाफ मजहबी अमूर जनाब साहबजादा सईदुल हसन साहब ने लगाए हैं, इनकी एंटी करप्शन और नैब से इंक्वायरी करवाई जाए। अगर हुकूमत ने हमारे इस जायज़ मुतालबे पर फौरी अमल ना किया तो लाहौर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन, पंजाब बार कौंसिल और तमाम पंजाब भर की दीगर बार एसोसिएशन के साथ मिलकर रास्त इक़दाम उठाने पर मजबूर होंगी। वकला के रहनुमा क्या कह रहे हैं वो भी हम आपको दिखाते हैं। औकाफ ने ये जो तरीक़ाकार इख्तियार किया मस्जिद में गुंडे भेजने का, उसके ऊपर हम तमाम अपने सीनियर्स के साथ और लाहौर बार एसोसिएशन भरपूर तरीके से मजम्मत करती है और ये मुतालबा भी कर रहे हैं कि आप फिलफौर उस DG को उस नौकरी से फारिग कर दीजिए, वरना 1 लाख वकला जो नज़ीर गाजी साहब का अपने बुज़ुर्ग की तरह एहतराम करते हैं, उस एहतराम की पासदारी में किसी हद तक भी जा सकते हैं और हो सकता है कि हम खुद DG साहब आपको फिर उठाने के लिए आ जाएं, क्योंकि जब इदारे अपना काम नहीं करेंगे तो फिर इस तरीके से मैं समझता हूँ कि मामला शायद बेहतरी की तरफ ना जाए। DG जो औकाफ है उसका अपने ओहदे पर रहना इन हालात में कि जब वो धमकियाँ भी दे रहा है और गुंडे भी भेज रहा है, इसके अलावा भी कि वो सुप्रीम कोर्ट के जो फैसला है उसकी नफ़ी है, ये तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बनती है पूरी हुकूमत पे कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ख़िलाफ़ जाके एक DG को लगाया हुआ दूसरे महकमे से उठाकर। दूसरा ये कि जो PTI का अपना एजेंडा था वो उसकी नफ़ी कर रहे हैं इस तरह के लोगों को लगा के। लिहाजा हमारा सबका यही मुतालबा है कि उसको फौरी तौर पर हटाया जाए। मौजूदा हुकूमत के जो मिनिस्टर है, रिलीजियस मिनिस्टर, उन्होंने ये किया है कि एक एजुकेशन कैडर का बंदा जो है वो DG औकाफ लगा हुआ है। तो आप क्या कर रहे हैं? मैं ये समझता हूँ कि हमारे जज साहिबान, द ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ लाहौर हाई कोर्ट एज वेल एज द ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, दे शुड टेक एक्शन कि जब आपने वो हानी साहब वाली पिटीशन आ गई तो आप तमाम जो ऐसे लोग हैं उनको सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की रोशनी में रिवर्ट बैक करना चाहिए कि उनके अपने अपने पेरेंट डिपार्टमेंट में। तो ये लगता ऐसे है कि ये कुछ मंजूर नज़र लोगों का है, उनका मंजूर नज़र है, जिसकी वजह से करप्शन को दुआम देने के लिए इस बंदे को लगाया हुआ। तो मैं समझता हूँ के जो बॉडीज़ हैं अहम तरीन उनके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जिस तरह एहसन भून साहब अभी आप सुन रहे थे, मेंबर पाकिस्तान बार कौंसिल हैं, ताहिर नसरुल्लाह बड़ाइच सदर लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, उनके तो दस्तखत भी इस प्रेस रिलीज़ में मौजूद हैं, और इसी तरह से पीर मसूद चिश्ती साहब, GA खान तारिक साहब सदर लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन जो हमारे साथ में हैं। GA खान साहब, ये क्यों इस चीज़ की नौबत आई कि तमाम वकला पंजाब के इस तरह से प्रेस रिलीज जारी करें और इस चीज़ को कंडेम करें, क्यों ऐसे नौबत आई? मुझसे सवाल कर रहे हैं? जी खान साहब। जी, मैं ये समझता हूँ कि ये नौबत इसलिए आई कि हुकूमत ने अब तक जो है वो अहल अफराद को किसी तौर पर भी उनकी नशिस्तों पर नहीं बिठाया हुआ, और DG औकाफ साहब के हवाले से जितनी मार्केट में और दुनिया में गुफ्तगू हो रही है वो सिर्फ इसलिए हो रही है कि एक ऐसा शख्स जो इस मेरिट पर नहीं आता और जब वो इसी सीट पर आकर बैठेगा तो फिर ऐसे नाखुशगवार वाक़यात होंगे जिसकी वजह से हुकूमत भी और आम लोग भी एम्बेरसमेंट का शिकार होंगे। DG औकाफ ने अपने इख्तियारात से तजावुज़ तो किया ही किया है। मैं समझता हूँ उसने अपनी हुकूमत के लिए भी ये मुश्किलात पैदा की हैं कि उसने, आप एक लम्हे के लिए ये बात भूल जाइए कि गाजी साहब जो हैं वो वकील हैं या एक्स जस्टिस हैं। हम वकला जो हैं वो माशरे में किसी भी किस्म की नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़, किसी भी किस्म की मेरिट की खिलाफ वर्जी के ख़िलाफ़ अमलन आवाज़ उठाने वाला वाहिद तबका है, और हमने ये आवाज़ इसलिए भी उठाई है कि हम ये समझते हैं कि एक ऐसे बाइज़्ज़त शख्स को चंद गुंडे भेजकर उनकी किसी तरीके से भी उनके खिलाफ जो शान शान नहीं है ऐसे अल्फाज बोलना, लेकिन और उनकी शान में गुस्ताखी करना, जो अभी खास तौर पे ऐसा शख्स जो एहसन भून साहब ने अभी जो नुक्ता उठाया अमीर हानी मुस्लिम साहब की जजमेंट के हवाले से
कि ये जो 17 ग्रेड के सब्जेक्ट्स एक्चुअली जहाँ आए और 20 ग्रेड तक जहाँ पहुँच गए, इनको आपने वापस महकमा उस जजमेंट में इत्फाक से 13/16 जो सो मोटो केस है, मैं पिटिशनर उसमें मेन, तो वो तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की पंजाब हुकूमत या जो फेडरल हुकूमत है, वो तो आप और मैं कोई भी जा सकता है कोर्ट में कि जनाब उस सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की वायलेशन है और उसके तहत सारे ऑलमोस्ट महकमों के अंदर ये वार शायद एक नाग होंगे, हीरे होंगे जो बैठे होंगे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करके बैठे हुए और आपकी लाइमलाइट में भी आ गई। सूबाई वजीर का जो खत है और खत तो एक अलग बात है, यानी सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट है जी जो बाइंडिंग है पंजाब और फेडरल गवर्नमेंट पे, ये कैसे बैठे हुए यहाँ पे? देखिए, जहाँ ये बहुत सारे लोगों की जिम्मेदारी है, मैं समझता हूँ बतौर बार एसोसिएशन ये हमारी भी जिम्मेदारी है, जहाँ हम ये बड़ी वाज़ेह बात नज़र आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की वायलेशन हो रही है, तो हमें बतौर बार एसोसिएशन भी इसमें कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल करनी चाहिए। और मैं ये बात आज आपके फोरम से कह रहा हूँ कि लाहौर बार एसोसिएशन डीजी औकाफ के ख़िलाफ़ इस जजमेंट की, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की रोशनी में इंशाल्लाह जल्द ही कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल करेगी और ऐसे तमाम अफसरान के ख़िलाफ़ जो किसी तौर पर भी उन नशिस्तों पर बैठने के अहल नहीं हैं, जो महज अकरबा परवरी और ज़ाती रिश्तेदारी की बुनियाद पर इन सीटों पर बैठे हुए हैं, वहाँ पर मेरिट की बालादस्ती के लिए बार एसोसिएशन अपना किरदार ज़रूर अदा करेगी। और जी खान साहब, ये बात सामने आ रही है कि चूँकि मुख्तलिफ शहरों से इस तरह की बात आ रही है, प्रेस रिलीज आ रही है तमाम बार, तो वो कह रहे हैं कि हम एहतजाज भी करेंगे अगर इस पर नहीं किया जाता। तो अगर हुकूमत नहीं आपको मुतालबा तस्लीम करती तो क्या करेंगे? देखिए, हुकूमत को ये मुतालबा तो इसलिए भी तस्लीम करना पड़ेगा कि इसके पीछे सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के फैसले की एक बैकिंग है और जहाँ पर भी गलत हम देखेंगे बतौर इस माशरे के, हम समझ ले पढ़े लिखे अफराद होने, हमारी दीगर इदारों से ज़्यादा जिम्मेदारी बनती है कि हम नाहक के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएँ और इस किस्म के नाहक के ख़िलाफ़ जिसके अमल से सारे माशरे में तमाम लोगों को परेशानी का बायस बन रहे हैं। ख़ास तौर पे डीजी औकाफ साहब को ना तो इनका महकमा सपोर्ट करता है, ना इनका मिनिस्टर सपोर्ट करता है, ना इनको लॉयर्स कम्युनिटी सपोर्ट करती है, ना इनको इदारे के दीगर जो इनके मातहत अफसरान हैं वो भी इनके बारे में कोई अच्छी राय रखते हैं। लिहाजा कोई ऐसी मजबूरी मुझे तो नज़र नहीं आ रही माँ सफाई किसी ज़ाती अकरबा परवरी के जिसपे ये अभी तक इस सीट पर कायम है और ऐसे भरपूर एहतजाज का शायद इंतज़ार कर रहे हैं जिससे इनको वहाँ से को वकला खुद जाकर रिक्वेस्ट करेंगे आप इस सीट से चले जाएँ। मैं समझता हूँ ये कानून से तजावज़ होगा और वो हम कतई तौर पर नहीं करेंगे, लेकिन हम कंटेम्प्ट पिटीशन ज़रूर फाइल करेंगे उस हुक्म की इतलाक के लिए। अच्छा, मैं जी मैं ये कह रहा था उसामा साहब से, जी खान साहब, कि वकला बरादरी इतनी कमज़ोर नहीं है कि बार एसोसिएशन के लोग और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट हो तो एहतजाज की नौबत नहीं आएगी। बार और बेंच में अलहमदुलिल्लाह एक मजबूत एक फोरम है और बेंच के लोग अगर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को भी इम्प्लीमेंट नहीं करा सकते, उसामा साहब आप किस तरह इतनी कमज़ोर ना समझे हमारी वकला बरादरी को कि वो अपनी कोर्ट की, ऑनरेबल कोर्ट की जजमेंट को। सदर लाहौर बार एसोसिएशन जनाब जी खान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपकी वक्त में से हमारे लिए कुछ वक्त निकाला। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।